नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में निकाला मार्च। मोतिहारी के गांधी चौक पर किया प्रदर्शन। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव का हुआ शुभारंभ। आज निकाली गई प्रभात फेरी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा रक्सौल से पटना के लिए निगम की नई डिलक्स बस सेवा का हुआ उद्घाटन। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के लोगों को इस बस के संचालन से मिलेगा विशेष लाभ। महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मझौलिया प्रखंड परिसर में दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। दिव्यांगजनों द्वारा दिए गए आवेदन का किया गया निराकरण। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के आमवा स्थित शिव मंदिर परिसर में 3 दिनों से चल रहे मां पार्वती की प्राण प्रतिष्ठान यज्ञ का आज हुआ समापन। उत्तर बिहार के सीमाई शहर रक्सौल में भी धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। शिव भक्तों में दिखा काफी उत्साह। मोतिहारी के बलुआटाल में बुक्स एंड ब्रेस लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम, मनोरंजन तथा प्रतियोगिता से जुड़ी किताबों का बेहतर संग्रह। और गांधी मैदान मोतिहारी के ग्राउंड 1 पर चल रहे बी डिवीजन मैच में घोड़ासहन क्रिकेट क्लब ने महाराजा क्रिकेट क्लब को 85 रनों से किया पराजित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में मार्च निकाला और जमकर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों ने मोतिहारी गांधी चौक पर आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया कि आगामी 15 और 16 मार्च को होने वाले देशव्यापी हड़ताल के पूर्व बैंक कर्मियों का यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक चेतावनी है। कहा कि सरकार जनता को गुमराह करके बैंक के निजीकरण में लगी है, लेकिन सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। देखिए एचटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल की ये रिपोर्ट। इस वक्त मोतिहारी के गांधी चौक पे बैंक कर्मचारियों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बहुत से कर्मचारी जो है यहाँ जुटे हुए हैं और इनकी मांग है कि सरकार जो बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो निजीकरण कर रही है, ये रद्द करे और इसके विरोध में ये अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं इनसे। जी, क्या मांग है आपका? नहीं, हम लोग का बस एक ही मांग है कि बैंक का निजीकरण नहीं हो, जिससे यहाँ आम आदमी जो मुख्य धारा में जो हमारे बैंक पर ट्रस्ट करके जो काम करता है, जैसे बच्चे लोग को जैसे एजुकेशन लोन देना है, जनधन खाता खोल के ग्रामीण सुदूर गांव में लोगों को इसका फायदा बैंकों का पहुंचाना था। जब बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे अभी तो बैंक मर्ज की बात हुई थी, अभी तो प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं, वो बैंक मर्ज होना था, वो तो हो गया, उसके वो तो कुटाधाक एक बार हो चुका है। अब सरकार उसका दूसरा रूप लेके जो बैंक 20 बैंक अभी बचे हुए हैं, जिसका वो अभी सामंजस्य नहीं हुआ है, उसको सरकार बेचना चाह रही है, प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रही है। सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर कठपुतली बनी हुई है। कौन से मतलब वो पूंजीपतियों के मतलब किस पूंजीपति? नहीं, वो तो बैंक उसको ले जाएगा और उसको वो नीलामी में जाएगा और उसके बाद तरह तरह का जो भी आदमी उसमें ऑक्शन में आएगा उसको देगा, उसको तो हम लोग, लेकिन वो पूंजीपति ही न करेगा। आम गरीब के लिए जो सेवा के लिए जो सरकार, आपके इस विरोध प्रदर्शन से सरकार को हिलना होगा जरूर। ये आज हम लोग का धरना प्रदर्शन है। 15 और 16 को हम लोग देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक के लिए भी आगे अग्रसित होंगे। लेकिन हम लोग का ध्यान है कि कम से कम हमारे जो सम्मानित लोग हैं, ग्राहक हैं, उसको कष्ट नहीं हो, वो सोचते हुए हम लोग ये करें। लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या लगता है कि आपके इस विरोध प्रदर्शन से, इस धरना से सरकार जो है बैकफुट पर आएगी? बिल्कुल आएगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो देश की जनता है, सरकार उसको गुमराह कर रही है। कैसे गुमराह कर रही है? सबसे पहले आप देखिए कि केसीसी, सबसे ज़्यादा केसीसी जो होता है वो हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक करता है।
जो देश का जो गवर्नमेंट का जो बैंक है वो करता है। अगर जब देश का जो सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये केसीसी कैसे होगा, पहली बात ये सोचो। दूसरा, एजुकेशनल लोन का जो प्रॉब्लम्स है वो अभी हाल ही में आईडीबीआई का एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट का ग्राफ जो है स्टार्टिंग जो उन्होंने कर रखा है वो 5000 से स्टार्ट कर रखा है, जबकि जनधन में जीरो से था। जब सरकार प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी तो ये जीरो वाला कंसेप्ट गायब हो जाएगा और सारा बोझ जो है आम जनता पे जाके पड़ जाएगी। एक आम जनता का तो सरकार के प्राइवेटाइजेशन करने से आपके सेहत पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं? मेरे सेहत पर सबसे बड़ी जो असर ये पड़ रही है, जो लड़के ने 15 साल 18 साल मेहनत करके अभी सरकारी नौकरी के लिए जो है अब अप्लाई किया और जॉब लिया और 1 से 2 साल के अंदर उसको ये पता चल रहा है कि हमारा जो है सरकारी नौकरी प्राइवेट में कन्वर्ट कर जाएगा, तो वैसे हमारे स्टाफ का क्या होगा? उनका मनोबल टूटेगा या बढ़ेगा? उन्होंने गवर्नमेंट के सारे जो स्ट्रीम्स प्रोग्राम थे उसको देखते हुए तैयारी करके आया है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है? इसके कारण सरकार को तो चाहिए इंडस्ट्रीज लगाना, सेटअप लगाना, जबकि वो हैमरिंग कर रही है पीएसयू पर, हैमरिंग कर रही है रेलवे पर, हैमरिंग कर रही है तमाम जितने भी गवर्नमेंट के कंसेप्ट है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करने की कर रही है, जिसके कारण हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल निजीकरण के विरोध में है। आज मोतिहारी ईस्ट चंपारण से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि सरकार होश में आए। अगर होश में नहीं आएगी तो 16 तारीख को 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल में हम लोग सरकार को हिला देंगे। क्या लगता है, सरकार अगर इतना विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी देशव्यापी आंदोलन भी करते हैं, अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है तो अगला स्टेप क्या होगा? जी, देशव्यापी आंदोलन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो जनता की सारी आर्थिक योजनाएं जो सरकार है वह बैंकों के जरिए ही उसको पास कर रही है और देश की आर्थिक विकास में बैंकों की अहम योगदान है। अगर हमारी बातें को अगर सरकार नहीं मानेगी तो 15-16 मार्च के अलावा हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि देश की सारी आर्थिक योजनाओं को जिस तरह बैंकों के जरिए दिया गया है तो हमारी भी जो योजनाएं हैं, हमारी भी जो मांगे हैं वो पूरी हो। देख सकते हैं कि इस वक्त मोतिहारी के गांधी चौक से बड़े संख्या में बैंक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि जो सरकार बैंकों को निजीकरण कर रही है, ये निजीकरण के विरोध में है। अगर ये इनका कहना है कि सरकार अगर बैकफुट पर नहीं आती है तो हम लोग बहुत जल्द जो है देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे आंदोलन करेंगे और सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन नंदन के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, मोतिहारी। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के जिला स्कूल स्थित चाणक्य परिसर से गांधी उद्यान तक शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा और प्रति कुलपति प्रोफेसर जी गोपाल जी रेड्डी द्वारा चाणक्य परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं झंडी दिखाकर रवाना हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आजादी का यह अमृत महोत्सव कार्यक्रम निरंतर 75 सप्ताह तक 75 कार्यक्रमों से आबद्ध होगा। उन्होंने प्रभात फेरी के अवसर पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि यह अवसर उनको याद एवं प्रेरणा प्राप्त करने का है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। यह आज़ादी भारत माता के सपूतों द्वारा अपने प्राणों की आहुति के बाद प्राप्त हुआ है। आज आवश्यकता है इस स्वतंत्रता की सम्मान और स्वतंत्रता की पहचान बनाए रखने और भारत के अन्य लोगों को इससे परिचित कराने का। यह हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान ही नहीं है, बल्कि समाज में श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना भी है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई देते हुए प्रभात फेरी का निरीक्षण कर गांधी उद्यान के लिए रवाना किया। प्रभात फेरी में नारे लगाते तथा अपने हाथ में तिरंगा और नारे लिखे तख्ती को लेकर छात्र छात्राएं चल रहे थे। कार्यक्रम संयोजक एवं गांधी परिसर के निर्देशक प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह ने कहा कि इस आज़ादी को हासिल करने में कितने जाने गई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने बहनें विधवा हुई, तब जाकर 200 वर्षों की दास्ता से हमें मुक्ति मिली। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा रक्सौल से पटना के लिए निगम की नई डिलक्स बस सेवा का उद्घाटन मोतिहारी प्रतिष्ठान अधीक्षक राजीव नयन झा, शिक्षाविद डॉक्टर स्वयंभू सलभ एवं विजय कुमार गुप्ता ने फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर श्री झा ने कहा कि रक्सौल से पटना के लिए यह डिलक्स बस सेवा बस पड़ाव से सुबह 8:45 पर खुलेगी और पटना गांधी मैदान से 9:30 बजे रक्सौल के लिए रवाना होगी। राज्य की जनता को सस्ती, सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त यात्रा करने हेतु सरकार द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के लोगों को इस बस के संचालन से विशेष लाभ मिलेगा और राजधानी पटना आना जाना अब और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा पीपीपी मोड पर रक्सौल से बेतिया, गोरखपुर, बनारस के लिए पहले से ही बसें चलाई जा रही हैं। आगे रक्सौल से रांची और टाटा के लिए भी शीघ्र बस सेवा आरंभ की जाएगी। वहीं डॉक्टर स्वयंभू सलभ ने रक्सौल बस पड़ाव के गेट पर बसों की समय सारणी और किराए का डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने, बस पड़ाव के सौंदर्यीकरण के साथ बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रतिष्ठान अधीक्षक को दिया। गौरतलब है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 82 नई बस क्रय की गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा गत 2 मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया गया था। इसी क्रम में मुख्यालय द्वारा मोतिहारी प्रतिष्ठान को भी 2 नई बस आवंटित की गई, जिसका परिचालन आज से रक्सौल पटना मार्ग पर किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यालय अधीक्षक उज्ज्वल शर्मा, ईश्वर चंद्र प्रेम, अजय कुमार, रंजीत सिंह, रामस्वरूप प्रसाद गुप्ता समेत नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मझौलिया प्रखंड परिसर में दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन गुरुवार को किया गया। दिव्यांगों के लिए आयोजित चलंत लोक अदालत में आवास योजना, निबंधन आपूर्ति, जीविका दाखिल खारिज, मनरेगा, जॉब कार्ड, चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, ट्राईसाइकिल तथा थाने से संबंधित एवं बैंक से संबंधित अलग अलग काउंटर लगाए गए थे, जिसमें दिव्यांगजनों ने अपनी अपनी समस्या से संबंधित आवेदन संबंधित काउंटरों पर दिया, जिसका निराकरण त्वरित कर दिया गया। वहीं दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी मझौलिया चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सलाम के द्वारा निर्गत किया गया। इस चलंत लोक अदालत में राज्य आयुक्त निसक्ता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कहा कि आज छुट्टी के दिन भी दिव्यांगजनों के लिए सरकारी कर्मी पसीना बहा रहे हैं। सरकार भी इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार चाहती है कि आने वाले वर्ष 2030 तक प्रत्येक दिव्यांग का आमदनी प्रति माह 30,000 हो जाए। उन्होंने दिव्यांगजनों के सेवा को ईश्वर सेवा बताते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद की तरह दिव्यांगों के प्रति पवित्र भावना रखें। गौरतलब हो कि चलंत लोक अदालत में दिव्यांगजनों द्वारा दिए गए आवेदन का निराकरण किया गया। वहीं दिव्यांगजनों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र भी आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार द्वारा वितरण किया गया। इस चलंत लोक अदालत में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा, अंचलाधिकारी सूरजकांत, सीडीपीओ जयमाला कुमारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नीतेश कुमार सहित अंचल और प्रखंड कर्मी शामिल थे। ये सिविल नहीं है, न्यायालय है और सिविल बोलना न्यायालय का जो है ये अपमान होगा। तो ये न्यायालय में आप देखे हैं सबको न्याय मिलती है। और आपने देखा होगा जब मैंने नारा दिया था नगर नगर डगर डगर घर घर, काफ़ी संख्या में जैसे आप लोगों ने बताया सुबह से 1000 से ज़्यादा दिव्यांगजन है, उनको हाथों हाथ काम हो रहा है। देखिए रिसीविंग मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, आवास के लिए है, राशन के लिए है। और आज छुट्टी का दिन है, आपने देखा होगा, आपने जब से आप लोग हैं कभी छुट्टी के दिन इस तरह के कार्यक्रम इतना भीड़ और छुट्टी होते हुए सरकार ये दिखाना चाहती है कि सरकार न थकती है न रुकती है और 24 घंटा इन लोगों के लिए नीडी पर्सन उसके लिए काम करती है। और हम लोग भी आप इतने दूर से आए हैं और सुबह सभी ब्लॉक में घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा जिला प्रशासन का सहयोग हो रहा है, समाज के सभी वर्गों का सहयोग हो रहा है, पत्रकार का हो रहा है, दिव्यांग इसका। और ये जो चला है ये रुकेगा नहीं जब तक कि हर दिव्यांग व्यक्ति का आर्थिक उन्नयन नहीं हो, उनका सामाजिक समावेश नहीं हो और उनको वो यह कभी ना लगे कि कहीं ना कहीं हम दिव्यांग हैं। और सरकार की प्राथमिकता है कि इनको जो डोर स्टेप पर, दरवाजे पर सारी सुविधा मिले, 1 स्टेप मिले। तो आपने देखा होगा कि खाली एक ही काम नहीं हुआ है, उनका पुलिस प्रशासन से शिकायत है, भूमि संबंधित है, आवास संबंधित है, प्रमाण पत्र से संबंधित है, या कोई भी उसकी समस्या है, ऋण से संबंधित है, बैंक के लोग भी आए थे। तो हर चीज़ मिल रहा है और ये रुकेगा नहीं, ये काम जारी रहेगा। मैं तो पटना से इसको मॉनिटरिंग करता हूँ, आप लोग, मेरा नंबर भी सभी के पास है। अब जब लगेगा कि और इसको का किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, हम जिला प्रशासन को बोल के पटना से ही हम सभी का काम करवाएंगे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के आमवा मझार वार्ड नंबर 9 स्थित शिव मंदिर परिसर में 3 दिनों से चल रहे मां पार्वती की प्राण प्रतिष्ठान महायज्ञ का आज समापन हुआ। यज्ञ के अध्यक्ष योगी हजरा ने बताया कि इस यज्ञ में 1001 कुंवारी कन्याओं द्वारा नदी से जल भरकर यज्ञ स्थल पर लाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अयोध्या से आए आचार्य श्याम सुंदर पांडे द्वारा यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिसमें यजमान बाबूलाल प्रसाद एवं राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्राण प्रतिष्ठान कराई गई। यह प्राण प्रतिष्ठान माता पार्वती के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच की गई।
तत्पश्चात गणेश भगवान की प्रतिमा तथा कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठान हुई। आचार्य श्याम सुंदर पांडे ने बताया कि यज्ञ होने से सुख शांति एवं समृद्धि मिलती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर रामधुन कीर्तन 24 घंटे की अष्टयाम का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों पर भाव विभोर होकर श्रद्धालु झूमते रहे। इस दौरान प्रसाद वितरण के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसका आयोजन आमवा मझार के समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया, जिसमें मुखिया अमरावती देवी, मंदिर समिति के सदस्य एवं ग्रामीणों की सराहनीय भूमिका रही। इस दौरान पूरा पंचायत भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। पार्वती जी का स्थापना किया गया है बाबा भोलेनाथ की मंदिर में। इसी अवसर पर पूरे हमारे ग्रामीण जनता विशेष सहयोग से स्थापना हुआ है। इसका प्राण प्रतिष्ठा 11 को था और 12 को समाप्ति हो रही है। उत्तर बिहार की सीमाई शहर रक्सौल में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रक्सौल प्रखंड के हरदिया पंचायत के गम्हरिया राम जानकी मंदिर वंशीवट के प्रांगण में महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक समाज सेवी रितेश कुमार सिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इस महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की पूजा कर उन्होंने खूबसूरत समाज की कल्पना की और भोले बाबा से प्रार्थना करते हुए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश को छुटकारा और विश्व में शांति के लिए दुआ मांगी। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसमें श्रद्धालु विजय सिंह, विकास सिंह, सुमन सिंह आदि मौजूद रहे। मोतिहारी के बलुआटाल में बुक्स एंड ब्रेन लाइब्रेरी का विधिवत उद्घाटन एडीएम अनिल कुमार, संस्कृति कर्मी व पीटीआई ब्यूरो चीफ संजय पांडे तथा डॉक्टर एम ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम, मनोरंजन तथा यूपीएससी, स्टेट कमीशन, एनसीईआरटी एवं बैंकिंग प्रतियोगिताओं से जुड़ी किताबों का बेहतर संग्रह है। अपने उद्बोधन में एडीएम अनिल कुमार ने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी आज अगर पुस्तकों को अपना दोस्त बना ले तो उनके जीवन में आने वाले हर परेशानी का समाधान वे स्वयं ढूंढ लेंगे। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगी छात्रों एवं सामान्य पाठकों के लिए अत्यंत कारगर व उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर बुक्स एंड ब्रेन्स लाइब्रेरी के निर्देशक दीपक कुमार, अजय सिंह, रोशन सिंह, पीकू तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गांधी मैदान मोतिहारी के ग्राउंड 1 पर चल रहे बी डिवीजन मैच में टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी घोड़ासहन क्रिकेट क्लब की टीम ने निर्धारित 25 ओवर के मैच के 24.5 ओवर में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए आयुष ने 36, रविशंकर ने 31 और अंशु ने 33 रनों का योगदान दिया। महाराजा क्रिकेट क्लब के गेंदबाज सरबाज ने 3, रियान ने 2 और विशाल ने 2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाराजा क्रिकेट क्लब की टीम घोड़ासहन के गेंदबाज शुभम और सूरज के 3 तथा आनंद के 2 विकेट के सामने 19.2 ओवर में सिर्फ 77 रन के स्कोर पर ही लुढ़क गई। महाराजा क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज नवनीत 11 और विशाल ने मात्र 10 रनों का योगदान दिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार घोड़ासहन क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज आयुष को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए जीके स्पोर्ट्स के सौजन्य से दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका बीसीए एलिट पैनल के वेद प्रकाश और डीसीए पैनल के कुमार राज ने निभाया, जबकि स्कोरर की भूमिका में अमन कुमार रहे। गौरतलब है कि एलिट ग्रुप ए डिवीजन और बी डिवीजन के सभी लीग मैच अब समाप्त हो चुके हैं। तीनों डिवीजन 4-4 टीमें सुपर लीग के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब इन 12 टीमों को 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटकर सुपर लीग के मैचों का कार्यक्रम जल्द तय किया जाएगा। मौके पर ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, सचिव ज्ञानेश्वर गौतम, मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन सहित सैकड़ों खेल प्रेमियों की उपस्थिति रही। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।